दोस्तों वैसे तो मैं प्रेडिक्शंस वगैरह में नहीं मानता, लेकिन नॉस्ट्रेडामस ऐसा प्रेडिक्ट किए हैं 2024 में एक वर्ल्ड वॉर होने वाला है। 2023 खत्म होने वाला है, 2024 में हम जा रहे हैं और अब तक अगर हम देखें तो यूरोप झुलस रहा है। रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, इसराइल एंड साथ साथ आप देखें तो हमास या फिर फिलिस्तीन में भी एक जंग चल रही है। ये एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है जिसमें पूरा अरब वर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाए, यू नेवर नो। वैसे ही अगर आप देखें तो चाइना वाले रीजन में भी ताइवान के साथ टेंशन बना हुआ है, फिर वो फिलीपींस हो या कोई और हो। अब दोस्तों लैटिन अमेरिका जो बड़ा प्राइड लेता है कि पिछले 60 सालों में या 70 सालों में उनमें एक भी जंग नहीं हुआ है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के वजह से, ऐसा वो बहुत ही ज़्यादा प्राइड लेते हैं इस बात पे। लेकिन दोस्तों अब ये चैलेंज हो रहा है, वेनेजुएला गयाना को इन्वेड करने वाला है। इस प्रकार से ओपन चैलेंज अब थ्रो किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं गयाना में तेल मिला है, करीबन 11 बिलियन बैरल का ऑयल यहाँ पर ढूंढा गया है और स्वीट क्रूड है, जो कि आप अगर देखें तो लो सल्फर कंटेंट है, काफ़ी सस्ते में रिफाइन भी हो जाएगा, तो काफ़ी वैल्यू भी फेच करने वाला है। तो ये उस प्रकार का क्रूड ऑयल है और लोग कह रहे हैं कि जो नया तेल मिला है इसी वजह से वेनेजुएला को देखा नहीं जा रहा और इस वजह से वो इसके तरफ इन्वेजन करने वाला है। दोस्तों यहां पर हम जानेंगे कि लग रहा है ये तेल का खेल है, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों ये एक यूएस की गलती का नतीजा है। बहुत ही ज्यादा मैं आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस लाया हूं, ये डिस्प्यूट कहां से स्टार्ट हुआ है, यूएस की क्या गलती इसमें लग रही है, वो सब कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ भारत के लिए बड़ी दुविधा है, एक डिलेमा है। एक तरफ वेनेजुएला है, वेनेजुएला अगर आप देखें तो हमारे लिए एक ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर रहा है एक टाइम में। इसके सिवा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भी यहाँ पे काफी एक्टिवली काम किया है उन्होंने भी। दूसरी तरफ गयाना है, भारतीय मूल के लोगों का देश है, 40% लोग वहां के भारतीय मूल के हैं लगभग। प्रेसिडेंट वगैरह भी आप देखें तो अभी भारत आए भी थे, तो वो भी भारतीय मूल के हैं, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस में हमने उनको देखा था। तो भारत क्या करे यहां पर ये भी जानना होगा। तो आइए पूर्ण रूप से एक ऐसा वीडियो आपके लिए लाया हूं कि एक बार आप ये देख लेंगे, इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं जानना। हो सकता है कल को जंग का क्या नतीजा आए वही इसमें एक एडिशन होगा, इसके सिवा संपूर्ण रूप से ये कंप्लीट है। तो वेनेजुएला लग रहा है गयाना को इन्वेड करने वाला है। गयाना ऑलरेडी बॉर्डर प्रिपेयर कर रहा है और वेनेजुएला उसका एक ऑयल रिच रीजन क्लेम कर रहा है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने मैप ना देखा हो, तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे इक्वेटर ये गुजर रहा है और इसी के ऊपर यहाँ पे आप देखें दिस इज वेनेजुएला और इसी का पड़ोसी देश है गयाना। और इसके बाद आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा वेनेजुएला, गयाना और इसके बगल में सूरीनाम है और फिर फ्रेंच गयाना आता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उन्होंने एक प्रयास किया है कि गयाना का ऐसे कीबो रीजन को वो कंट्रोल कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम करवाया अपने लोगों में, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ऐसे कीबो को क्या हमें ले लेना चाहिए, अपने लोगों से पूछा। और जब सवाल पूछा, जैसे हमारे यहाँ मान लो एक हम रेफरेंडम कराएं, क्या हमें कश्मीर ले लेना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए, तो 100 में 100 लोग मेरे समझ से भारत में तो कहेंगे ही हाँ हाँ बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने कहा वहां पे भी 95% लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ले लेना चाहिए, ऐसे की वो हमारा है, इस पर तो हमारा हक बनता है, वेनेजुएला को गयाना का ऐसे की वो रीजन ले लेना चाहिए। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं ये कौन सा रीजन है। दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं वेनेजुएला है और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से दिस इज गयाना। गयाना का ये जो रीजन है जिसको मैंने शेड किया है, ये गयाना का एसेकीबो रीजन है। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक नदी जा रही है, जो मैं अभी रेड लाइन से आपको ड्रॉ कर रहा हूं। ये अगर आप देखें तो गयाना के बीचों बीच से जाती है। इस नदी का नाम है रियो एसेकीबो। रियो का मतलब रिवर, रिवर एसेकीबो इसका नाम है। इसके पश्चिम में जो इलाका था गयाना का, ये क्या है, गयाना का एसेकीबो रीजन है, एसेकीबा रीजन है। इस एसेकीबा रीजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे इन शॉर्ट क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूं। इस एसेकीबा रीजन में वेनेजुएला इसको क्लेम कर रहा है और इसी को वेनेजुएला ने रेफरेंडम भी करवाया। दोस्तों ये आज का मुद्दा नहीं है, 300 साल पुराना मुद्दा है, लेकिन आज स्ट्रोक किया जा रहा है। ये बड़ी कमाल की बात है, क्यों हो रहा है अभी आप समझ जाएंगे। अभी आप समझ गए ऐसे कि वो कौन सा रीजन है गयाना का
पश्चिम वाला इलाका है, जैसा आप मैप में देख सकते हैं। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे वेनेजुएला में जो रेफरेंडम हुआ उसमें जो प्रेसिडेंट है मादुरो, उन्होंने अपने लोगों से कुछ सवाल पूछे, जिसमें कुछ प्रमुख सवाल मैं आपको बताता हूं। पहला, क्या वेनेजुएला को एसेकिबो रीजन ले लेना चाहिए? लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। इसके सिवा क्या गयाना एसेकिबो नाम का एक नया स्टेट वेनेजुएला का बना देना चाहिए, प्रोविंस बना देना चाहिए? फिर पूछा क्या वहां के लोगों को वेनेजुएला की नागरिकता दे देनी चाहिए? तो इन सब सवाल जो पूछा गया उसमें 95% लोगों ने कहा हाँ 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 बिल्कुल करना चाहिए। इन टोटल वहां पे करीबन 21 लाख एलिजिबल वोटर हैं, उसमें से 10.5 सॉरी माफ कीजिएगा, नंबर्स मैंने आपको गलत बताए, 20.7 मिलियन एलिजिबल वोटर हैं, 2 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से आप अगर देखें तो करीबन 50% लोगों ने वोट देने गए थे, और उसमें 95% लोगों ने कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल हमें एसेकिबो तो हड़प लेना चाहिए। तो अब एसेकिबो के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। अगर आप देखें तो एक गयाना का 2/3 टेरिटरी है, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं ना, इतना बड़ा गयाना तो है नहीं, छोटा सा तो देश है, इसका 2/3 टेरिटरी एसेकिबो है। वेनेजुएला कह रहा है कि मैं यही ले लूंगा, और इसके साथ अगर आप देखें तो ब्राजील से भी इसका बॉर्डर लगता है, वहां पर भी वेनेजुएला आ जाएगा, तो इसको वो लेना चाह रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो 2/3 गयाना का टेरिटरी है, एसेकिबो में 16% पॉपुलेशन रहती है। इसके सिवा यहां पे गोल्ड है, डायमंड है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, रिसोर्स रिच रीजन है। हमेशा से जो भी इन्वेडर्स रहे हैं, इन्वेडर्स क्या, वहां तो आप कहेंगे यूरोपियन सेटलर्स रहे हैं, उनकी नजर इन्हीं चीजों पे बनी थी, गोल्ड, डायमंड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, रिसोर्स रिच रीजन। लेकिन 2015 में यहां पे एक्सन मोबिल उन्होंने 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डिस्कवर किया है। कहां पे? आप देख सकते हैं दोस्तों, गयाना है, और यहां पे समुद्र वाले इलाके में उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला इलाका है, जहां पे ये ऑयल डिस्कवरी हुई है, जो आपको हरे रंग में दिख रहा है। अब यहां पे बहुत बड़ा ऑयल, मतलब समझ लीजिए 11 बिलियन बैरल है। कहा जा रहा है 11 बिलियन बैरल तो डिस्कवर हो गया। एक्चुअल अगर आप देखें ना तो ये 11 बिलियन बैरल जो डिस्कवर हुआ है दोस्तों, इसके सिवा कहा जा रहा है 25 से 30 बिलियन बैरल इस इलाके में तेल होगा, एस्टिमेट किया जा रहा है। दोस्तों ये जो ऑयल है, ये कैसा ऑयल है? ये स्वीट लाइट क्रूड है, मतलब सल्फर कंटेंट भी लो है, क्रूड ऑयल हल्का भी है, तो इजीली रिफाइन हो जाएगा सस्ते में, और काफी ज्यादा बाई प्रोडक्ट्स मिलेगा जो इकोनॉमिकली यूजेबल है, यानी कि वैल्यू भी अच्छा फेच करेगा। तो ये काफी बढ़िया सौदा है। और इसके साथ आप देखें तो वेनेजुएला की लोग कह रहे हैं, उसके कान खड़े हो गए, वो कह रहा है कि ये तो मेरा तेल है, तुम कैसे दे दोगे, क्योंकि एसेकिबो मेरा, अब जैसा आप मैप में देख रहे हैं, जब एसेकिबो मेरा तो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी मेरा ना। तो वही वो कह रहा है वेनेजुएला, देखो मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां तक चल रहा है, ये मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक्सन मोबिल को तेल मिला है, तो ये तेल मेरा है। दोस्तों वैसे आपको बता देता हूं, यहां पे ये जो पूरा इलाका है ना, अभी ये जो पूरा इलाका है वेनेजुएला, ब्राजील, गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना, ये जो इलाका है दोस्तों, ये गयाना शील्ड के नाम से जाना जाता है। फिजियोग्राफिक रीजन है गयाना शील्ड, 1.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अमेजन बायोम का 40% इसी इलाके में आपको देखने मिलता है। तो ये मैप के हिसाब से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अब सवाल उठता है ये एसेकिबो की समस्या कहां से आई है? तो दोस्तों इतिहास में जाना होगा, 1648 चलते हैं, साउथ अमेरिका का आपको मैप दिखा रहा हूं। पश्चिमी इलाके में स्पेनिश एम्पायर आ जाते हैं, यहाँ पे छोटी सी डच कॉलोनी आ जाती है, यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी आ जाती है, यहाँ पे पोर्तुगीज एम्पायर आ जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। बाकी इतने इलाकों में अमेजोनियन पीपल होते हैं, समुद्र के किनारे से इनको खदेड़ के अंदर भेज दिया जाता है। समय का पहिया घूमता है, 1789 आता है, तो उसके पहले अगर आप देखें तो 1789 का ये मैप आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे स्पेनिश एम्पायर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो डच एम्पायर है, और इधर पे फ्रेंच है, इधर पे पोर्तुगीज है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पेनिश और डच का बॉर्डर मिलना शुरू हो जाता है। जहां पे बॉर्डर मिलता है तो स्पेनिश और डच एम्पायर दोनों के बीच में एक संधि होती है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि एसेकिबो नदी हमारा बॉर्डर बनेगा, जिसके एसेकिबो के पश्चिम में आप अगर देखें तो स्पेनिश एम्पायर होगा, और उसके पूर्व में यानी ईस्ट में डच एम्पायर होगा, जो कि आज के टाइम में वेनेजुएला इसी की दुहाई दे रहा है कि हमारे पूर्वज ने ऐसा क्लेम किया था
कि ये एसेकीबो नदी है तो इसके पश्चिम में स्पेनिश एम्पायर है, हम उसी के उत्तराधिकारी हैं, तो ये इलाका हमारा और ये इलाका डच वालों के उत्तराधिकारी गयाना, तो ये तुम्हारा इलाका। अब दोस्तों हालांकि ये संधि तो हो जाती है, लेकिन उस टाइम पॉपुलेशन नहीं था स्पेनिश एम्पायर में लोगों का, तो इस इलाके में भी अगर आप देखें, जिसको आज एसेकीबो कहते हैं, वहां पर भी अगर आप देखें तो इंडिजिनस पीपल देखने मिलते हैं, यानी कि जो अमेजोनियन पीपल थे वही वहां रहते हैं। बहुत ही घना जंगल होता है, वही वहां पे रहते हैं और कोई रहता नहीं है। तो भले संधि हो जाती है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस आप अगर देखें तो स्पेनिश एम्पायर नहीं बना पाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, बीच में नेपोलियनिक वॉर्स वगैरह चलते हैं, नेपोलियन वाली जंग चलती है, उसमें जियोपॉलिटिक्स चलता है, खेला होता है, उसी का नतीजा होता है स्पेनिश एम्पायर में लिबरेशन मूवमेंट हो जाता है। और ये जो इतना बड़ा स्पेनिश एम्पायर होता है, ये विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग देश बन के उभरते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और एक देश वेनेजुएला बन के उभरता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो डच गयाना, इस बीच में क्या होता है, आपने देखा था इतने हिस्से में तो डच गयाना था, लेकिन बीच में यहां पे अंग्रेज घुस जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इतना टेरिटरी मेरा, ये ब्रिटिश गयाना उतना डच गयाना। बेसिकली नेपोलियनिक वॉर में डच को ब्रिटिश बचाते हैं और बदले में वो क्या करते हैं कि डच को ईस्टवर्ड धकेल देते हैं और वेनेजुएला के साथ वाला रीजन ब्रिटिश अपने लिए रख लेते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो वेनेजुएला अब अलग देश बन चुका होता है, लेकिन वो कहता है कि देखो भैया एसेकीबो वाला इलाका याद करो, एसेकीबो नदी के पश्चिम में। वेनेजुएला कहता है ब्रिटिश को कि देखो तुमने ये टेरिटरी तो ले ली, लेकिन ये टेरिटरी तुम्हारी नहीं है, ये इतना बड़ा ब्रिटिश गयाना है, इसमें इतना हिस्सा एसेकीबो नदी के ये पश्चिम में है, तो ये तो एसेकीबो वाला इलाका हुआ, जो कि आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं वापस से। तो ये जो वेनेजुएला कहता है कि देखो ये एसेकीबो नदी जा रही है, तो हमारे पूर्वजों ने जैसा ट्रीटी किया था डच के साथ, उसके अनुसार ये इलाका स्पेनिश का था, जिनके उत्तराधिकारी वेनेजुएला है, तो ये टेरिटरी अब वेनेजुएला की है। ब्रिटिश कहते हैं किससे किया था तुमने संधि, फिर से बोलना। वो कहा डच के साथ किया था। बोला बेटा हम तो ब्रिटिश हैं, हम क्या करें, तुमने डच से क्या संधि की, क्या संधि की। ब्रिटिश नहीं मानते डच वाली संधि, ये हमारा है, यहां पर हम ही रहेंगे। वेनेजुएला परेशान हो जाता है ना। वक्त और बदलता है 1895 तक, मतलब बस है ना, वो कहते हैं ना कि बस घुट घुट के जी रहा होता है, सोचता है अब क्या करें क्या करें, तो वो चल देता है अमेरिका के पास। यूएस देखिए अभी एक मेजर पावर बन के उभरा नहीं है, अभी उभरने वाला है, लेकिन यूएस एक मुनरो डॉक्ट्रिन बना के रखा होता है, जिसके अंतर्गत यूएस का कहना बड़ा सिंपल है। यूएस कहता है कि देखो भैया ये जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, जिसमें साउथ अमेरिका है ना, ये जो इलाका है, यहां पे केवल और केवल अमेरिकन प्रेजेंस होगा। यहां यूरोपियन पावर्स, फिर वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, डच हो, उनके लिए नो एंट्री। तो वेनेजुएला वही करता है। देखिए सर जी, आपके होते हुए यहां तो ब्रिटिश बैठ गए, बहुत नाइंसाफी है, गलत कर रहे हैं। देखिए हमारे पड़ोस में ब्रिटिश गयाना बना के रखे हैं, अपनी कॉलोनी बना दिए हैं, मालिक आपके होते हुए ऐसा कैसे अलाउ करें। तो यूएस कहता है आपका देखो, वेनेजुएला कहता है देखो आपका मुनरो डॉक्ट्रिन का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, तुमने तो दुनिया को चुनौती दी है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कोई यूरोपियन पावर को नहीं आने देंगे। तो यूएस कहता है अच्छा, लेकिन वो भी डरता है यार, सुपर पावर तो बना नहीं है। तो वो कहता है कि भाई क्या करें, जंग तो नहीं कर सकते ब्रिटिश के साथ। तो वो कहता है चलो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करते हैं। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है यूएस के प्रेशर में। नतीजन क्या होता है वही। अब आप सोचो ना यार, यूएन जब आज़ादी हुई थी भारत की, उसके बाद भी जब किस प्रकार का उन्होंने कश्मीर पे हमारे लिए उन्होंने किस प्रकार का वर्डिक्ट रखा था यूएनएससी में जो आया था, तो उस टाइम क्या होता होगा, वही होता है मामला। वो भी साफ साफ कह देते हैं देखो भैया ब्रिटेन जहां है वही रहेगा, ब्रिटिश गयाना जहां है वैसा का वैसा रहेगा। ये इलाका जो सो कॉल्ड आप कहते हो हमारा है एसेकीबो नदी के पश्चिम वाला इलाका एसेकीबो, वो ब्रिटिश का है, तुम्हारा नहीं है, भूल जाओ। वेनेजुएला प्रोटेस्ट करता है क्योंकि वहां बड़े बड़े गोल्ड माइन, डायमंड माइन, सबसे हाथ धो बैठता है, और फिर वो ऐसे ही कुछ साल तक और जीता है खून के घुट पी पी के। कहानी आगे बढ़ती है, 1966 आ जाता है, गयाना की आजादी हो जाती है, अंग्रेज चले जाते हैं। अब दोस्तों वेनेजुएला क्या करता है, देखिए जैसा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब आजादी होनी शुरू हो जाती है। यहाँ वेनेजुएला था, यहाँ ब्रिटिश गयाना था, वो उसकी जगह आज जिसको गयाना देश कहते हैं वो आ जाता है। डच गयाना जहां था वहां सूरीनाम आ जाता है।
फ्रेंच गयाना जहां है, इनका अलग ही स्वैग है, ये कहीं से जाते नहीं है जब तक इनको लात नहीं पड़ती है, तो ये वहीं पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रिटिश गयाना वाला जो इलाका था वो गयाना देश बन जाता है। वेनेजुएला कहता है भैया बढ़िया मौका है, चलो जाके टेरिटरी ले लें। तो कोशिश तो सोचता है टेरिटरी ले, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। गयाना के कुछ छोटे छोटे आइलैंड वगैरह थे यहाँ पे, उसको वो ले लेता है ना, उसका जो पड़ोस में जो आइलैंड वगैरह था यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा, वो हड़प के आ जाता है, कहता है वाह वाह देखो जीत गए। लेकिन कोई फुल स्केल इन्वेजन नहीं होता है। और उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर होता है, एक जेनीवा अग्रीमेंट होता है वेनेजुएला गयाना के बीच में कि जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कौन सा डिस्प्यूट, ऐसे कीबो वाला, वो आप नेगोशिएशन से सेटल करेंगे, यूनिलैटरल फोर्स के माध्यम से नहीं करेंगे। फिर कहानी बढ़ती है, 2015 आता है, क्या होता है, ह्यूज ऑयल डिस्कवरी होती है गयाना में, 11 बिलियन बैरल डायरेक्ट मिलता है, कहा जा रहा है 25-30 बिलियन बैरल यहां पर मिलेगा। हाई वैल्यू ऑयल मिलता है, इजीली एक्सेसिबल ऑयल मिलता है। और इसी को देख के गयाना कहता है भैया इतना बढ़िया लॉटरी लग गई, आज तक गरीबी में रहे हम लोग, सब अपने इंडियन लोग हैं, 40% पॉपुलेशन इंडियन है, अपने यूपी बिहार से जो इंडेंजर्ड लेबर्स हमारे भाई गए थे उन्हीं के ये वंशज हैं जो यहाँ पर रहते हैं। बेसिकली ब्रिटिश गयाना बन जाता है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, हमारे जो लोग होते हैं उनको रंगीन सपने दिखाते हैं, तुमको हम विदेश लेके चलेंगे और एकदम बड़े बड़े घरों में रहेंगे, बड़ा बड़ा जमीन मिलेगा तुमको, चलो वहां। तो वो सब चल देते हैं, ब्रिटिश गयाना पहुंच जाते हैं, कई दिनों के जहाज के सफर के बाद पहुंचते हैं। तो वहां पे बेसिकली स्लेव ट्रेड बैन हो जाता है, तो इनको नियो स्लेव्स बना के रख लिया जाता है। तो वही वंशज है, आज तक गरीबी में रहे, लेकिन अब इतना ऑयल डिस्कवरी, कहा जा रहा है कि ये अगर इस्तेमाल हो गया तो ये कुवैत जितना रिच हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं, पर कैपिटा इनकम इनका इतना ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों गयाना कहता है कि भैया इतना तेल है, इसको राइटफुली बाकी देश, बाकी कंपनीज भी आके यहाँ पे एक्सप्लॉइट तभी करेंगे जब इस पर कोई दूसरा देश आके क्लेम करना बंद कर दे। तो गयाना कहता है कि चलो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाता है, बोलता है प्रभु कुछ करो, ये जो इलाका है इसको वेनेजुएला क्लेम करता है, तो आप ही डिस्प्यूट सेटल कर दो। अब यहाँ वेनेजुएला बोलता है देखो देखो, कोई आईसीजे वाईसीजे यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए नहीं आएगा, हम ही हैं सब कुछ, हमने कह दिया ना ये गयाना का ये इलाका एसेकीबो नदी के पश्चिम वाला हमारा है, तो हमारा है। आईसीजे की कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है इसके ऊपर कहीं से भी कुछ कहने की, यानी आईसीजे इस पर कोई डिस्प्यूट पे कोई ऑर्डर फैसला वगैरह नहीं दे सकता, हम इसके पार्टी नहीं है, हम यूनिलैटरली कहते हैं ये एसेकीबो हमारा है, यहां पर हम नया स्टेट बनाएंगे। तो ये हुई दोस्तों अब तक की कहानी कि एसेकीबो का डिस्प्यूट आया कहां से। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों 1700 के आसपास का डिस्प्यूट है जो चलता आ रहा है। सवाल उठता है अब क्यों, तेल तो 2018 में निकला है, क्या तेल चाहिए वेनेजुएला को? सब कह रहे तेल के लिए किया, तेल के लिए किया, नहीं किया तेल के लिए, जरा देखो हिसाब क्या है। तो जरा तेल की बात करते हैं। प्रोवन ऑयल रिजर्व सऊदी अरेबिया का 250 बिलियन बैरल, अभी करीबन 298 बिलियन बैरल है। वेनेजुएला के पास 304 बिलियन बैरल है प्रोवन ऑयल रिजर्व। क्या करेगा वो तेल का? अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि अरे वेनेजुएला ऐसे ही झूठ बोलता है, ठीक है मान लेते हैं झूठ बोलता है, क्योंकि आप अगर देखें तो अचानक से इसके ऑयल रिजर्व्स बढ़े, क्या नई ऑयल डिस्कवरी हुई है? नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या है कि तेल की कीमत बढ़ गए हैं। जैसा मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था, अंडमान वाले ऑयल वाले वीडियो में, जो भी प्रोवन ऑयल रिजर्व होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? आज की जो टेक्नोलॉजी है और आज का जो ऑयल प्राइसिंग है, सो दैट वो कमर्शियली वायबल हो उस तेल को निकालना। अगर 100 बैरल ऑयल की कीमत चल रही है तो $80 खर्च करके भी जो तेल निकल रहा है वो भी कमर्शियली वायबल है। लेकिन अगर ऑयल की कीमत ही $40 पर बैरल हो जाए तो नहीं निकालेंगे ना उस तेल को, तो वो प्रोवन नहीं रहेगा। तो ऑयल की कीमत बढ़ती है तो वेनेजुएला का जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो बढ़ जाता है। अब इसमें जो अगर हम देखें ना तो 300 बिलियन बैरल से अधिक वेनेजुएला के पास जो ऑयल है इसमें 77 बिलियन अगर आप देखें तो कन्वेंशनल प्रूव्ड रिजर्व है, जो कि कन्वेंशनल है, जिसको निकालना आसान है ना। इसके सिवा जो कि लाइट भी है, इसके सिवा 270 बिलियन बैरल हैवी ऑयल का है। अब ये हैवी ऑयल के ज्यादा ग्राहक नहीं है, ये जैसा रशिया तेल देता है ना, यूराल्स वाला ग्रेड जो होता है उस टाइप का तेल है, जिसमें क्या होता है जिसको रिफाइन करना आसान नहीं है। स्पेशलाइज्ड रिफाइनरीज ही होते हैं जिसको रिफाइन कर पाते हैं। यूएस के पास कुछ रिफाइनरीज हैं जिन्होंने, उन लोगों ने ऐसा रिफाइनरी बनाया था क्योंकि वो सोचते थे वेनेजुएला से खूब तेल लेंगे। इंडिया में भी कुछ रिफाइनरीज हैं, जैसे रिलायंस का है,
वैसे ही अगर आप देखें तो नायरा के पास भी है। तो ये सब जो रिफाइनरीज हैं वो रशियन ऑयल को, वेनेजुएलन ऑयल को इजीली रिफाइन कर पाते हैं क्योंकि वो हैवी होता है। तो इस प्रकार से काफी तेल है इसके पास। भले मैं मानता हूं 300 बिलियन बैरल ना हो, तब भी नंबर्स बता रहे हैं कि बहुत बड़ा है नंबर इनके पास तेल का। इनका जो तेल होता है दोस्तों वेनेजुएला का, आपको बताता हूं, ये ओरिनोको रिवर है, उसी का ये ओरिनोको बेल्ट है, यहीं पर प्राइमरीली मिलता है। ये क्या है दोस्तों, हैवी ऑयल बेल्ट है। इसके सिवा यहां पर भी कुछ, यहां पे आप देखें तो ऑयल फील्ड्स इनके हैं। अब दोस्तों वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन देखिए, ये 3 मिलियन बैरल किया करता था ऑयल प्रोड्यूस। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है, आज के टाइम में 0.6-0.7 मिलियन बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस करता है। 7 लाख बैरल ऑयल पर डे। वो देश जिसके पास इतना ज्यादा तेल है वो इतना ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया जितना ऑयल प्रोड्यूस करता है ना, 6 लाख बैरल पर डे, उससे थोड़ा ही ज्यादा, कभी कभी कम भी, इंडिया से भी कम तेल प्रोड्यूस करता है ये देश। दोस्तों अगर वेनेजुएला अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जिस हिसाब से उसकी हालत चल रही है, जितना ऑयल निकाल रहा है, इतना ऑयल वो 1400 साल तक इस्तेमाल कर सकता है। मतलब देखिए 30 साल भी ऑयल चले तो बहुत है, लेकिन उसके पास इतना ऑयल है, वो और ऑयल रिजर्व लेके क्या करेगा? उसके लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है, कारण क्या है? उसके ऊपर लग गया है सैंक्शन यूएस का। 2019 में लगा था, वैसे 2017 में ही पार्शियल सैंक्शन लग चुका था। कारण क्या था? ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मादुरो, ये क्या है, इसको मतलब यूएस पसंद नहीं करता है। बेसिकली रशियंस का, चाइनीज का अलाई भी है ये। साथ साथ अगर आप देखें तो ऑटोक्रेटिक रिजीम रन करता है, और इसके सिवा अगर आप देखें तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह का बहाना यूएस देता है। उसको हमेशा एक थ्रेट परसेप्शन रहता है वेनेजुएला से। तो मादुरो को वो हटा के प्रो यूएस गवर्नमेंट लाना चाहता है, और इसके लिए उसने क्या किया, सैंक्शंस इंपोज किया। ट्रम्प चचा ने किया था 2017 से इनफॉर्मल टाइप ऑफ सैंक्शंस, पार्शियल सैंक्शंस लगने शुरू हो गए थे। उम्मीद थी 2019 में जब फुल सैंक्शन आ जाएगा तब मादुरो के खिलाफ लोग इतना नाराज हो जाएंगे कि इसकी सरकार को गिरा देंगे। तो यूएस ने कंप्लीट सैंक्शन लगा दिया, कोई ना ये किसी को तेल बेच सकेगा, ना कोई कंपनी यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकेगी, इस प्रकार का सैंक्शन लगा दिया। नतीजन क्या हुआ, वेनेजुएला का जो ऑयल प्रोडक्शन है बिल्कुल गिर गया। तो दोस्तों वेनेजुएला को चाहिए इस वक्त कि अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाए। आने वाले 50 साल तेल का खेल है, उससे ज्यादा तो नहीं है वर्स्ट केस में भी। तो अगर 50 साल ही तेल चलेगा तो उस हिसाब से इसके पास इतना तेल है कि वो फुल प्रोडक्शन, फुल सारे ढक्कन, सारे जो नल है वो भी खोल दे, तब भी वो आराम से 50 साल खींच लेगा। उसके लिए ऑयल रिजर्व्स लाना प्रायोरिटी नहीं है। उसके लिए क्या प्रायोरिटी है? प्रोडक्शन बढ़ाना। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मार्केट्स ओपन करवाने होंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए अगर आप देखें तो उसको टेक्नोलॉजी लानी होगी कि वो इजीली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना होगा कि उसके जो इतने सारे ऑयल फील्ड्स हैं उससे ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। अब दोस्तों हुआ क्या, अब आपको बताता हूं। तो अब तो ये कहानी क्या थी, सैंक्शन लग गए वेनेजुएला पे। नतीजन क्या हुआ सैंक्शंस का, कि इसका ऑयल प्रोडक्शन गिर गया। अब फिर क्या होता है, इसके किस्मत से सुनिए क्या होता है। रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है। दुनिया की डिपेंडेंस रशियन ऑयल पर थी। अब यूएस चाहता है कि ऑल्टरनेटिव मिले दुनिया को, ताकि रशियन ऑयल लोग खरीदना बंद कर दे। तो इसके पास यूएस चला जाता है, इस बार बाइडेन चचा आते हैं, वो जाते हैं वेनेजुएला के पास। वो बोलते हैं कि भैया देखो वेनेजुएला को, कि भाई देखो ऐसा करो, तुम्हारा तेल दुनिया को तुम बेच दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ इतनी बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे अरे देखो चचा तो कमजोर हैं। तो बोले बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो ये बोलता है क्या? तो ये उसको कहते हैं कि भैया कुछ नहीं, बस इतना करना कि तुम्हारा 2024 में चुनाव होने वाला है, वो फ्री एंड फेयर होगा। बोला बस इतनी सी बात, मेरे तो सारे चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं। तो कहता है नहीं 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 नहीं, इस बार जो यूरोपियन यूनियन के, यूएन के मिशंस हैं वो ऑब्जर्व करेंगे आपके इलेक्शंस में कि वो फ्री एंड फेयर हो रहा है कि नहीं। इसके सिवा जो अपोजिशन के कैंडिडेट्स हैं उनको आपको खड़ा करना पड़ेगा, जिन जिनको तुमने जेल में बंद करके रखा है। इसके सिवा आपको अपोजिशन के सारे कैंडिडेट्स को मीडिया का एक्सेस देना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग क्या करवाते हैं, ऑटोक्रेटिक रिजीम है, बस अपनी बात बुलवाएंगे और जो अपोजिशन है उसके बारे में नेगेटिव न्यूज चलाना शुरू कर देते हैं। तो वो सब कुछ नहीं होगा। यूएस ओवरसी करेगा कि जो 2024 में प्रेसिडेंशियल चुनाव हो रहा है वो फ्री एंड फेयर हो, यानी मादुरो को
चुनाव लड़ना है। अब डिक्टेटोरियल रिजीम है, उसको कह दो चुनाव लड़ना है तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो अब मादुरो ने क्या किया, वो समझ गया कि भाई अब तो चुनाव में compete करना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या करें, तो नथिंग यूनाइट्स मोर देन पैट्रियोटिज्म, है कि नहीं। तो उसने बोला अरे हम लोग तो समझते हैं क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, हम तो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये क्या कहता है इस इलेक्शन में, कहता है कि ऐसा है, चुनाव के पहले अभी 2024 से चुनाव में जाना है, ये जो ऐसे कीबो रीजन है, ये जो ऐसे कीबा रादर, किसको ऐसे कीबा ऐसे कीबो, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो ऐसे कीबा जो रीजन है, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा है और इसके लिए हम रेफरेंडम उसने करवा दिया कि भाई ऐसे कीबा हमारा रीजन है, वेनेजुएला का रीजन है, इसको हम वापस लेंगे। और लोगों में खुशी की लहर, ये आदमी लेकर के आएगा, ऐसे कीबा को हमको दिलवाएगा और ऐसे कीबा अब हमारा हो जाएगा। तो इस उम्मीद में है कि नेशनलिज्म स्ट्रोक करके ये चुनाव जीत जाए, क्योंकि इसको अब चुनाव में कॉम्पीट करना है। तो यहां पर दोस्तों आपको बता देता हूं, मादुरो थ्रेटन कर रहा है कि ये जो टेरिटरी है गयाना का, ऐसे कीबो या ऐसे कीबा जैसा भी आपको बोलना है, वो जो रीजन है वहां पे वो अपना एक प्रोविंस बनाएगा, अपना एक स्टेट बनाएगा। यानी कि कहा जा रहा है ये इन्वेड करने वाला है, फोर्सेस भेजने वाला है। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ब्राजील का कहना है कि फोर्सेस थोड़ी बहुत तैयार भी हो रही हैं। तो यहाँ पे गयाना के सपोर्ट में दो देश आ गए हैं, एक तो रीजनल बड़ा पावर है ब्राजील, वो आके यहाँ पे खड़ा हो गया है, जिसमें अगर आप देखें तो लूला डिसिल्वा खड़े हैं, कह रहे हैं भाई हम तो यहाँ पर अपने फोर्सेस लगा देंगे, गयाना के लिए हम खड़े हैं। दूसरा यूएस भी कह रहा है भाई हम भी तैयार हैं। तो अब मादुरो के लिए बड़ी बड़ी समस्या होगी अगर वो जंग में जाएगा, क्योंकि गयाना ने तो यहाँ पे अपने पार्टनर्स ढूंढ लिए हैं, यूएस ब्राजील आ गया है, और साथ साथ आप अगर देखें तो गयाना तैयार बैठा है, हालांकि उसके फोर्सेस लगभग ना के बराबर है। तो अब यहाँ पे इंडिया के लिए क्या सिचुएशन है, तो अब आप ये तो समझ गए वेनेजुएला जो यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, उसके ऑयल में उसको खास इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत ऑयल है, उसको इंटरेस्ट है इस वक्त डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप अपने भले के लिए सोचेगी, उसको इस वक्त सेंटिमेंट्स भुनाना है सो दैट वो चुनाव में वोटिंग में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए हो सकता है ये गिदड़ भपकी दे रहा हो। अब यहां पर एक बात समझिए, इंडिया क्या करे। देखिए दोस्तों, इंडिया का वेनेजुएला के साथ भी अच्छा रिश्ता है, अभी ऑयल इंपोर्ट शुरू भी होने वाले हैं, रिलायंस ने ऑलरेडी ऑयल टैंकर्स भेज दिए, आने भी शुरू होने वाले हैं कुछ हफ्ते में। और यहां पर अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली भी एक टाइम में हमारा 2019 तक 5th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था। अब दोस्तों अगर आप देखें वेनेजुएला हैवी ऑयल प्रोवाइड करता है, तो दिस इज सिमिलर टू रशियन यूराल ग्रेड ऑयल जो कि हम मंगवा रहे थे सस्ते में, वो भी हैवी ऑयल है। हैवी ऑयल होने के नाते लिमिटेड रिफाइनरीज ही हैं जो इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, भारत में भी हम बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं, रशिया की वजह से हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो नॉट अ बिग डील, हम रशियन ऑयल का ऑल्टरनेटिव तैयार कर दें, रशिया को भी मजबूर करें, रुपीज में भी लो, डिस्काउंट भी दो, वरना हम जाएंगे वेनेजुएला के पास। तो हमारे लिए वेनेजुएला तो बढ़िया ऑल्टरनेटिव ला रहा है ना, नेवर कीप योर एग्स इन वन बास्केट, तो उसी में वेनेजुएला रशिया हम डाइवर्सिफाई करेंगे। इसके सिवा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भी एक्टिव है वेनेजुएला में, 40% स्टेक है सेन क्रिस्टोबॉल फील्ड में, लेकिन दिक्कत क्या है, ऑलरेडी अब तक पैसा कुछ नहीं दिया है, $449 मिलियन का डिविडेंड पेमेंट करना है ओएनजीसी ने जो वहां पे इन्वेस्ट किया, और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी का ही ओवरसीज आर्म है, उसने जो इन्वेस्ट किया ओवीएल ने वहां पे, बदले में उस फील्ड से जो तेल निकला उसका 40% का पैसा दोगे ना। वेनेजुएला बोला नहीं कल आना अभी नहीं है, तो ये खींचता जा रहा है, अब तक पैसा नहीं दिया। जब उसे यूएस ने, बाइडेन ने ये जो सैंक्शंस हटाया, तब से भारत में मीडिया में खुशी की लहर थी कि ओएनजीसी को पैसा मिलेगा, अब तक नहीं आया है। जो भी है दोस्तों, इस प्रकार के हमारे वहां पर फील्ड्स भी हैं, और इसके पास ऑयल रिजर्व की कमी तो है नहीं, तो हो सकता है हमको और फील्ड ये दे, मतलब हम उससे वहां से ले लें। इस प्रकार से अगर आप देखें तो वेनेजुएला हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गयाना की बात करें तो दोस्तों यहां पर भी हम चाह रहे हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन में ये हमको आमंत्रित करें, हालांकि यहाँ पे ये एक्सन मोबिल वगैरह इंडियन कंपनीज को घुसने नहीं दे रहे,
ये बात अलग है। लेकिन हम चाह रहे हैं, हम रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। अभी जयशंकर जी भी गयाना गए थे, छोटा सा देश है, जयशंकर जी गए थे, है ना। फिर वैसे ही आप देखें तो गयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली जी मोदी जी से मिल रहे हैं, भारतीय प्रवासी दिवस में इनको बुलाया गया था। इसके सिवा गयाना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भरत जगदेव, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये सब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। 40% पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन का। हो सकता है फ्यूचर ऑयल में इंडिया के साथ पार्टनरशिप भी करे। तो एक तरफ प्रेजेंट है, दूसरे तरफ फ्यूचर है, किसको इंडिया चुने। तो इंडिया क्या करेगा, वही जो इंडिया हर बार कहता है। इंडिया ने कह दिया कि भैया देखिए, वी आर क्लोजली ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट्स, क्या हो रहा है हम क्लोजली देख रहे हैं, और हम तो यही कहेंगे जी, जो सबको कहते हैं, जो भी डिस्प्यूट है बातचीत करके सॉल्व कर लो, क्या जरूरत है ये सब फोर्स लगाने की। तो अब यहां पर सवाल उठता है, क्या मादुरो इन्वेड करेंगे? नहीं करेंगे। क्या उनको तेल में इंटरेस्ट है? नहीं है। तो दोस्तों अभी तो एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ना तो इनको खास तेल में दिलचस्पी है, ना ही उस टेरिटरी में दिलचस्पी है। ये बस और बस चुनाव के पहले, है ना, जैसे नेपाल करता है, जैसे मालदीव्स ने किया इंडिया के खिलाफ भड़काया, वैसे ये भड़का रहे हैं लोगों को कि भैया वोट मिल जाए तो फिर 4-5 साल खींच लेंगे, तब तक देखेंगे। फिर अगला चुनाव थोड़ी ना फ्री एंड फेयर कराना है, अभी कुछ देखते हैं, कर लेते हैं इंतजाम। और इसके सिवा ऐसा भी कहा जा रहा है वेनेजुएला की जो आर्मी है वो बहुत ही बुरे हालत में है, ना उनके पास स्पेयर्स हैं, ना उनके पास एम्यूनिशन है, ना आर्मामेंट्स है, ना कुछ है। गयाना भी वैसा ही है, गया भी था है वो भी, उसके पास भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर इन्वेजन होता है तो यूएस तो देखिए इंतजार में बैठा है कि वो कुछ तो प्रीटेक्स्ट बनाए वेनेजुएला में बॉम्बिंग करने के लिए। वो सीधा जाएगा, उसके वहां पे शिप्स आ जाएंगे, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वेनेजुएला का, वहां पे गोला गिरेगा, मादुरो को मारा जाएगा, वहां पे फिर इस प्रकार का ऑपरेशन होगा, मादुरो खत्म होंगे, जो अपोजिशन है, जो प्रो यूएस होगा, उसको खड़ा कर देंगे। तो अगर मादुरो ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी मतलब भूल होगी। यूएस तो प्रीटेक्स्ट का इंतजार कर रहा है कि कब वो भले ऑन ग्राउंड बूट्स ना उठाए, उसको बूट्स लाने की भी जरूरत नहीं, बस बॉम्बिंग करना है, टारगेटेड स्ट्राइक्स करनी है और मादुरो को खत्म करना है और उसका ऑल्टरनेटिव लाना है। तो यूएस तो इसी इंतजार में बैठा है। तो इस वक्त तो स्ट्रेटेजिस्ट यही कह रहे थे कि ना तो मादुरो के फोर्सेस में कैपेबिलिटी है, ना उसके पास वेपन्स है, ना उसके पास एम्यूनिशंस है, तो वो तो नहीं करने वाला। जहां तक बात है वेनेजुएला के फोर्सेस भी हाईली करप्ट हैं, वो भी सिविलियन पोजीशन में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और करप्शन में खूब जोर शोर से करते हैं काम। ड्रग्स से लेके अलग अलग चीजों का यहाँ पे धंधा भी चलता है, कॉन्ट्रीब्यूट बना रहता है। तो ये सब मिलके खाते हैं और इस वजह से यहाँ पे कोई ना तो लड़ने वाला है, ना मादुरो लड़ाई के लिए भेजने वाले हैं। तो ये सब गिदड़ भपकी ही लग रही है, ऐसा लग रहा है। पर जो भी है दोस्तों, डिक्टेटोरियल रिजीम है, तो कल को क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि एक व्यक्ति सारे फैसले ले रहा है। तो देखने लायक चीज है, तो समय बताएगा। लेकिन अभी समय हो चुका है आपसे पूछने का, ये वीडियो कैसा लगा। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद बनाया है, तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल भारत संवाद कृपया करके सब्सक्राइब करें, इस प्रकार के डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस यही मिलते हैं। तो भारत संवाद सब्सक्राइब करें और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें, और है ना, पसंद आया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और किस पे आप जानना चाहते हैं ये भी हमें अवश्य बताएं।